आई न्यू इट, आप ये वीडियो जरूर क्लिक करेंगे बिकॉज कैप्शन और थंबनेल के ऊपर इतना अट्रैक्टिव लाइन अगर लिखा हो कि बाहर जाके काम कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहेगा। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बेरोजगारी की वजह से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हर कोई चाहेगा कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में माइग्रेट होकर डॉलर्स में, पाउंड्स में पैसे कमाए जाए। पर सच्चाई तो ये है कि इस कोरोना काल में हर कोई कंट्री अर्थव्यवस्था के मंदे दौर से गुजर रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि कोई भी देश अपने देशवासियों को प्राथमिकता ना देते हुए किसी दूसरे देश के लोगों को नौकरियों के लिए हायर करे? खैर, आज हम इस वर्क परमिट के प्रोसेस को डिटेल में डीपली जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि इस वर्क परमिट के नाम पे फ्रॉड्स कैसे होते हैं, धोखाधड़ी कैसे होती है। तो आज का वीडियो मैं पंजाबी में ना करके हिंदी में कर रहा हूं बिकॉज ये समस्या सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में एक फॉरेन कंट्री के लुभावने वर्क परमिट के ऐड के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं, जिसको हम आज एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीकों से एक फ्रॉड को मुमकिन बनाया जाता है और लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सोमा सुंदरम फ्रॉम रेडिको कंसल्टेंट। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो प्लीज इस टॉपिक को जरूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, ताकि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या नोन सर्कल में इस वर्क परमिट से रिलेटेड फ्रॉड के बारे में समझ सके और इससे बच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कोई भी देश पहले अपने नागरिकों के नौकरियों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पहले पूरी करता है और उसके बाद ही वो किसी फॉरेन सॉइल से या किसी फॉरेन कंट्री से हायरिंग के बारे में सोचता है। तो ऐसे सिनेरियो में एक एम्प्लॉयर के लिए या एक कंपनी के लिए परमिशन लेना अपनी कंट्री से, परमिशन किस चीज के लिए? एक बाहर से नागरिक को हायर करने की परमिशन लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं या बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटी लेने पड़ते हैं अपनी सरकार से। जैसे कि अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में इस प्रोसेस को LMIA प्रोसेस बोलते हैं। LMIA, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। बहुत सारे लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, LMIA के बारे में सुना जरूर होगा, पर इसके डिटेल्ड प्रोसेस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अब जिस परमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले एम्प्लॉयर को इस परमिशन के अंडर, LMIA के अंडर, ये प्रूफ करना होता है कि जिस टैलेंट को मैं हायर कर रहा हूँ वो टैलेंट कनाडा में अवेलेबल नहीं था। मैंने पूरा सर्च करा, मैंने एडवर्टीजमेंट्स दी, मैंने लोगों की इंटरव्यूज करी, पर मुझे वो टैलेंट नहीं मिला और इसी वजह से मैं ये टैलेंट अब इंडिया से, श्रीलंका से, यूरोप से या किसी भी XYZ कंट्री से हायर करना चाहता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में आप अगर LMIA प्रोसेस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास या तो कोई एक्सेप्शनल ऐसा टैलेंट होना पड़ेगा जो उस एम्प्लॉयर के लिए जरूरत है और कनाडा में अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आप अपने प्रोफाइल की असेसमेंट कीजिए, आप अपना रिज्यूमे एक बार दोबारा देखिए कि क्या आप उस एक्सेप्शनल टैलेंट के धनी हैं। देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ माइग्रेटिंग ऑन वर्क परमिट। तभी आप सोच सकते हैं उस कनाडा कंट्री में वर्क परमिट में माइग्रेट होने का, वर्क परमिट पे जाने का। कुछ एक लिमिटेड प्रोफेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंट्रीज में बिल्कुल ही वर्क परमिट पे फॉरेनर्स नहीं जाते या इंडिया से इन कंट्रीज में वर्क करने नहीं जाते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जाते हैं, पर कुछ एक लिमिटेड प्रोफेशंस में ही जाते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स, डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस या कह लो ट्रेड प्रोफेशनल्स। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कुछ प्रोफेशनल्स जिसमें इंडियन कुजीन के शेफ्स होते हैं। तो ये जो कुछ एक लिमिटेड मैंने प्रोफेशंस बताए हैं, ये इन डिमांड प्रोफेशंस कहलाए जाते हैं। स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं, जो कनाडा में रेडिली अवेलेबल नहीं है, आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, और इन प्रोफेशंस में ही ज्यादा फॉरेनर्स को हायर किया जाता है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी कोई भी लुभावनी ऐड देख रहे हैं जिसमें
कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में लेबर चाहिए, बल्क हायरिंग की एड्स देख रहे हैं या +2 पास आउट चाहिए, तो बिल्कुल भी इसके ऊपर यकीन ना कीजिएगा। थोड़ा ध्यान से इन एड्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की संभावना है। क्योंकि जनरली जो पास्ट एक्सपीरियंस या अगर हम अपने इंडिया की पास्ट हिस्ट्री देखें तो इंडिया से ज्यादातर लेबर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही जाती रही है, या सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो ज्यादातर जाते हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई, कतर, ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहां कंस्ट्रक्शन लेबर्स, माइनिंग लेबर्स की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप की बात करें तो वहां पे जो स्किल शॉर्टेज में है सिर्फ उन्हीं को इनवाइट किया जाता है एज ए फॉरेन स्किल्ड वर्कर। तो एक बार जरूर इन कंट्रीज में वर्क परमिट के बारे में सोचने से पहले अपने प्रोफाइल का असेसमेंट जरूर कीजिएगा कि वाकई क्या आपका प्रोफाइल जो है इन स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर आता है या नहीं आता है। और दूसरा एक बड़ा चैलेंज होता है एक जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढना, जिसकी वजह से मैक्सिमम फ्रॉड्स होते हैं। जेन्युइन एम्प्लॉयर कह लो या जेन्युइन कंपनी कह लो, जिसके पास वो सारी लाइसेंसिंग की अथॉरिटीज होती हैं, जिसके बेस पे वो एक फॉरेनर्स को हायर कर सकता है। कई बार एक फ्रॉड कंपनी की एड आप न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे देख के आप अप्लाई करते हैं और पैसे दे बैठते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, और बाद में वो कंपनी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है या आपको रिप्लाई करना बंद कर देती है, फोन रिसीव करना बंद कर देती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। सो मेक श्योर कि आप जिस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर रहे हैं वो एक जेन्युइन एम्प्लॉयर है, लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर है, तो इसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क जरूरी है। तो मेक श्योर कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हो जो उस पर्टिकुलर कंट्री में स्किल शॉर्टेज लिस्ट में हो, तभी आप फॉरेन स्किल्ड वर्कर की पॉलिसी के अंदर अप्लाई करके एक वर्क परमिट लेके माइग्रेट हो सकते। तो अब हम मान लेते हैं कि आपके पास वो एक स्किल है जो पर्टिकुलर कंट्री में शॉर्टेज में है और आपको एम्प्लॉयर की तरफ से इनविटेशन आने के चांसेस भी हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए किन 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। वर्क परमिट इशू कराने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। एक, आप में वो स्किल होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंट्री में शॉर्टेज में है। दूसरा, एक एम्प्लॉयर जिसके पास उस स्किल शॉर्टेज की वैकेंसी हो। और तीसरा, उस एम्प्लॉयर के पास उसकी सरकार से आपको हायर करने की परमिशन हो। जैसे कि कनाडा में हम LMIA का प्रोसेस बोलते हैं, यूके में टायर 2 लाइसेंस्ड कंपनी बोलते हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये इतना आसान नहीं है कि किसी कनाडा बेस्ड या यूके बेस्ड कंपनी ने आपको जॉब ऑफर भेजा या वहां के आपके किसी नोन ने आपके लिए वहां से किसी जॉब ऑफर या लेटर भेज के आपको हायर कर लिया, या वहां की कंपनी ने यहाँ आके बल्क में इंटरव्यूज करके आपको हायर कर लिया। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हमें जानना है कि वाकई क्या इन कंट्रीज में आपके टैलेंट की या आपके स्किल की जरूरत है, तो आपको इन कंट्रीज के लेबर लॉज, इन कंट्रीज के फॉरेन स्किल्ड वर्क पॉलिसीज और स्किल शॉर्टेज लिस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज को हम इमिग्रेंट फेवरेबल कंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में कुछ एक लिमिटेड प्रोफेशंस की स्किल्स की शॉर्टेज है जिनको वो हर साल एक लिमिटेड नंबर्स के साथ पूरा करते हैं। और इन पॉलिसीज, कुछ एक फॉरेन स्किल्ड हायरिंग पॉलिसीज के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को माइग्रेट करवाते हैं एशिया से या अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे दुनिया से। तो एक लेटर हेड पे जॉब ऑफर टाइटल लिख के आपको अगर रिसीव होता है तो उस बेस पे वर्क परमिट नहीं होता। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत एक लेंथी प्रोसेस है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में कई लोग इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के थ्रू भी माइग्रेट होते हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स का अगर मैं सिंपल वर्जन में एक्सप्लेन करूं तो कोई एक MNC अगर इंडिया में काम कर रही है और इसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का अगर एक और ब्रांच यूएसए में या कनाडा में एग्जिस्ट करता है, तो आपकी कंपनी आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के थ्रू यूएसए या कनाडा शिफ्ट कर सकती है और इस बेस पे भी आप
दूसरी कंट्री जॉब करने, काम करने जा सकते हैं वर्क परमिट में। डायरेक्ट हायरिंग के लिए हम कनाडा का एग्जांपल लेके चलते हैं। कनाडा में कुछ एक एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनमें हायरिंग पॉसिबल है, माइग्रेशन पॉसिबल है, जिसमें एम्प्लॉयर्स को परमिशन भी मिल जाती है फॉरेन स्किल्स को हायर करने की, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, ट्रकिंग इंडस्ट्रीज, ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बोथ, एंड कुछ एक स्किल्ड प्रोफेशंस जिसे हम ट्रेड प्रोफेशंस भी बोलते हैं, जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कुछ एक ऐसे प्रोफेशंस भी आते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस में 80% काम जो है वो एम्प्लॉयर को करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंटेशन, परमिशंस अपनी सरकार से लेने पड़ते हैं और उसके बाद जाके किसी एम्प्लॉयर को वो वर्क परमिट इशू होता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके के एडवर्टीजमेंट से बचना चाहिए जिसमें फ्रॉड हो सकता है। ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें बल्क हायरिंग की बात करी हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में, ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल बताई गई हो, और ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें टाइम प्रोसेस बहुत शॉर्ट बताया गया हो, जैसे कि 15 दिन में, महीने में वर्क परमिट, ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट्स जिसमें एडवांस पेमेंट की डिमांड की गई हो विदाउट एनी रिटर्न कंफर्मेशन, ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें एक फॉरेन कंट्रीज की डिटेल, फॉरेन कंपनीज की डिटेल दी गई हो बट इंडिया में उसका कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं हो, और ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के लिए हायर कर रही हो और उसके पास लेबर लाइसेंस ना हो। अगर आपको ऐसी कोई भी ईमेल मिलती है जिसमें जॉब ऑफर दिखा के आपसे एडवांस पेमेंट की डिमांड की जाती हो, कई बार स्पैम ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज भेज के भी फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है। तो बी अवेयर, इस तरीके के ईमेल्स से आप दूर रहिए, इस तरीके के फोन कॉल्स और मैसेजेस को बिल्कुल भी एंटरटेन ना कीजिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ईमेल पे एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जॉब कंफर्मेशन के लिए कुछ पैसे डिमांड किए जाते हैं, जिसमें $50 से लेके $500 तक डिमांड की जाती है, और कई बार सारी फॉर्मेलिटीज दिखाने के बाद आपको एक जॉब ऑफर भेज दिया जाता है और उसके बाद वीजा फॉर्मेलिटीज के नाम पे या मेडिकल के नाम पे, एम्बेसी फीसेस के नाम पे आपसे ट्रांजैक्शंस करवा ली जाती हैं। तो ऐसे फ्रॉड से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। सो गाइज, दिस वाज टुडेज टॉपिक अबाउट वर्क परमिट एंड ऑल द फ्रॉड्स रिलेटेड टू दिस वर्क परमिट स्कैम। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इस किसी भी तरीके के फ्रॉड के चक्कर में आके अपना पैसा डुबो चुके हैं, या आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और विद योर परमिशन हम इस एक्सपीरियंस को अपने YouTube चैनल के थ्रू शेयर करने की कोशिश करेंगे। आपकी कहानी बताएंगे लोगों को, सो दैट लोग अवेयर हो सकें और इस तरीके के फ्रॉड से फ्यूचर में बच सकें। Thank you for watching this video till the end. Please subscribe the channel and share this video as much as possible. Thank you.